अफेयर्स। इन सब के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के बाद जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो क्या होता है? मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट इज जस्ट लाइक अ मिरर जो कि हमें शो करते हैं कि हम कितने पानी में हैं एंड हमारा जो आने वाला एग्ज़ाम है वो कैसा जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमें कौन सी मॉक टेस्ट सीरीज़ परचेज करनी है या मैंने अपने सिलेक्शन के लिए कौन सी मॉक टेस्ट सीरीज़ को प्रेफर किया था। जैसे कि अभी हमारे प्रीलिम्स एग्जाम्स भी हैं, मेंस एग्जाम्स भी हैं, तो दोनों की कंबाइंड स्टडी हमें कैसे करनी है, मीन्स दोनों के मॉक टेस्ट को कंबाइन करके मैनेज करके हमें कैसे चलना है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मॉक एनालिसिस, जो कि मेन पार्ट है हमारा मॉक्स देने के बाद, जिसको करना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा स्कोर बूस्ट करता है। उसके साथ मैं आपके साथ ये भी डिस्कस करूँगी कि हमें प्रीलिम्स एंड मेंस से पहले एग्जाम में कितने मॉक्स देकर जाने हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस साइड महक वेलकम्स यू ऑन माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल वंडर बैंकिंग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत ज़्यादा जोरों शोरों से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन नोटिफिकेशन पे प्रेस कर दें, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ की सारी अपडेट्स मिलती रहें। चलिए तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो हमारे प्रीलिम्स एंड मेंस के मॉक्स में जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो क्या है? हमारा कंसंट्रेशन एंड एक्यूरेसी। एक्यूरेसी हमको मेंटेन करके रखनी है। मोस्टली हम इंग्लिश एंड करंट अफेयर्स के सेक्शन में एक्यूरेसी को ख़राब कर देते हैं। सो प्लीज़ तुक्केबाजी ना करें, इससे आपका स्कोर नेगेटिव में हो जाएगा, स्कोर कम हो जाएगा। एंड कुछ क्वेश्चंस को ही लगाएं जो आपको डाउट में है। सारे क्वेश्चंस पर ये तुक्केबाजी बिल्कुल ना करें, जिससे कि आपका स्कोर कम ना। एंड द अदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज कॉन्सेंट्रेशन। मोस्टली पजल्स में हम ऐसा करते हैं कि नॉर्थ वाले पर्सन को साउथ में बिठा देते हैं, साउथ वाले पर्सन को नॉर्थ में बिठा देते हैं, या फिर हमें लेफ्ट से दिया होता है तो हम राइट समझ लेते हैं, राइट से दिया होता है तो लेफ्ट से समझ लेते हैं। ये सब मेरे खुद का एक्सपीरियंस है, ऐसी गलती मैंने बहुत की है और इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि प्लीज़ किसी भी क्वेश्चन को कंसंट्रेशन से पढ़ें और ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। और मेरे पीयू मेंस के एग्ज़ाम में मैंने ये मिस्टेक की थी कि इंग्लिश के सेक्शन में एरर डिटेक्शन में वहाँ पे एक राइट पार्ट बताना था और मैं एरर्स फाइंड कर रही थी। दो क्वेश्चंस के बाद, एक दो क्वेश्चंस के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसमें एक से ज़्यादा एरर है। तो फिर क्या हुआ, मेरा तो 3-4 मिनट टाइम वेस्ट हो गया। तो आपको ये सब नहीं करना है। प्लीज़ क्वेश्चंस को कंसंट्रेशन के साथ पढ़ें, ऐसी गलती ना करें, क्योंकि क्या होता है कि जो हमारे 3-4 मिनट रियल टाइम एग्जाम में वेस्ट हो जाते हैं तो फिर हमारा मोरल डाउन हो जाता है और हमें लगता है कि हमारा पेपर गया। सो प्लीज़ अगर आप नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो तो क्वेश्चन को कंसंट्रेशन के साथ पढ़ें एंड एक्यूरेसी मेंटली। अब हम देखते हैं कि हमें मॉक टेस्ट एंड रियल टाइम एग्जाम में अपने सारे सेक्शन मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड करंट अफेयर्स को कैसे सॉल्व करना है, हमें कौन से क्वेश्चंस पहले करने हैं, कौन से क्वेश्चन स्किप करने हैं एंड कौन से क्वेश्चंस मार्क फॉर रिव्यू के लिए रखने हैं। आइए अब हम देख लेते हैं कि हमारे मेंस में रीजनिंग के सेक्शन में क्या क्या आता है। तो आपको देखने को मिलेंगी सिटिंग्स एंड पजल्स, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस एंड मिसलेनियस टॉपिक्स। तो आपको जो शुरुआत करनी है वो आपको मिसलेनियस टॉपिक के क्वेश्चंस को ही सॉल्व करना है सबसे पहले। उसके बाद जब हम रिव्यू करते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि मेंस के पेपर में हमें सफिशिएंट टाइम मिलता है रिव्यू करने के लिए, तो आपको लॉजिकल रीजनिंग के 4 to 5 क्वेश्चंस मिलेंगे। उसमें से जो इजी क्वेश्चन हो उसको आप मार्क फॉर रिव्यू कर लीजिएगा। लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस मैं सॉल्व नहीं करती थी, मैंने अपने मेंस एग्जाम में 2 ही क्वेश्चन सॉल्व किए थे, क्योंकि मुझे इसमें कॉन्फिडेंस नहीं आता था, बिकॉज मेरी एक्यूरेसी नहीं बन पाती थी। मैंने लास्ट टाइम में प्रैक्टिस करना शुरू किया था। बट आप लोग अगर अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देंगे तो ये क्वेश्चंस आपके बनने लगेंगे एंड आपका स्कोर भी बूस्ट होगा। सबसे पहले जो सिटिंग्स एंड पजल्स हैं वो आपको स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि जो पजल्स एंड सिटिंग होती है मेंस की वो हाई लेवल की होती हैं। अगर आपकी सिटिंग या पजल नहीं बनी, आपके 10 to 15 मिनट्स वेस्ट हो गए, तो आपका मोरल डाउन हो जाएगा कि अब क्या होगा, अब तो मेरा पेपर गया। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले मिसलेनियस टॉपिक्स के क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद आपको लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन जो आपने मार्क फॉर रिव्यू के लिए रखे थे उनको सॉल्व करना है। आफ्टर देन आपको सिटिंग एंड पजल्स करनी है। सिटिंग एंड पजल्स में भी जो 3 मार्क्स की पजल होती है उनको पहले कर लीजिए, क्योंकि वो पजल्स थोड़ी इजी होती हैं और बन जाती हैं और हमारा कॉन्फिडेंस अप होता है। उसके बाद जो 10 मार्क्स की पजल होती है उसमें आप चूज़ कर लीजिए कि आपको कौन सी पजल सॉल्व करनी है, क्योंकि उसमें भी काफ़ी डिफरेंट टाइप होता है। जो आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट हो उस वाली पजल को लीजिएगा और उसको सॉल्व करिएगा। इस तरीके से आपके रीजनिंग के सेक्शन का स्कोर।
आइए अब हम देखते हैं कि हमें अपने मेंस एग्जाम में मैथ्स के सेक्शन को कैसे अप्रोच करना है। मैथ्स के सेक्शन में आपको 35 क्वेश्चंस मिलेंगे एंड टाइम अलॉट होगा आपको 45 मिनट्स एंड जो आपके मार्क्स हैं वो कितने हैं 60 मार्क्स हैं टोटल मैक्सिमम। तो आपको क्या करना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस होंगे वो 2 मार्क्स के होंगे, तो स्टार्टिंग में आपको क्वेश्चन स्किप कर करके देखना है। फर्स्ट क्वेश्चन से आपको स्टार्टिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। मीन टू से अगर मिसलेनियस क्वेश्चंस जो आएंगे आपके उनको आपको पहले सॉल्व करना है। डेटा सफिशिएंसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, अगर आपके अर्थमेटिक के टॉपिक्स क्लियर हैं तो ये क्वेश्चंस आपके अच्छे से हो जाएंगे। एंड Q1 Q2 वाले क्वेश्चंस, ये भी अर्थमेटिक या फिर सिंप्लीफिकेशन, कभी कभी टफ अप्रोक्सीमेशन, इन सबसे बन के आ जाता है क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 वाले क्वेश्चंस। तो इन क्वेश्चंस को आपको पहले अटेम्प्ट करना है और जो DI है वो आपको लास्ट में अप्रोच करना है, क्योंकि जो मेंस की जो DI होती है वो क्वाइट टफ लेवल की होती है और स्टार्टिंग में अगर आपने DI सॉल्व कर ली और आपकी DI नहीं बनी तो आपका मोरल डाउन हो जाएगा और आपको लगेगा भाई अब तो गया पेपर, अब कुछ नहीं हो सकता मेरा। तो ये सारी गलतियां करने से बचें, DI को लास्ट में आप अप्रोच करें। और ये जब आप स्किप कर करके स्टार्टिंग में क्वेश्चंस देखेंगे ना, तो जो क्वेश्चंस आपको इजी लगते जा रहे हैं उनको मार्क फॉर रिव्यू करते जाइए। और DI भी मेंस में काफ़ी सारी आएंगी, तो आपको सारी DI तो करनी नहीं है, तो जो 1-2 DI आपको करनी है उनको आप मार्क फॉर रिव्यू कर लीजिएगा जब आप स्किप कर रहे होंगे क्वेश्चंस तब। और मेंस में रॉन्ग नंबर सीरीज आने का चांस होता है। अभी लास्ट ईयर के IBPS PO मेंस में आई थी, मैंने सॉल्व की थी 2 मार्क्स की। तो रॉन्ग नंबर सीरीज आएगी, तो रॉन्ग नंबर सीरीज में कभी कभी क्या होता है कि हम ट्रैप हो जाते हैं और हमारा पेपर खराब हो जाता है। तो आपको क्या करना है, 40 to 50 सेकेंड्स देखने हैं। अगर आपको उसका पैटर्न समझ में आता है तो आप करिए, वरना उस क्वेश्चन को आप स्किप कर दीजिए। यही मेरी मेंस की मैथ सेक्शन के लिए अप्रोच थी। आप भी इस अप्रोच को फॉलो करिएगा। आइए अब हम अपने मेंस एग्ज़ाम के इंग्लिश के पैटर्न को देख लेते हैं कि इंग्लिश में हमें कैसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और हमें उसको कैसे अप्रोच करना है। तो सबसे पहले जो इंग्लिश का सेक्शन है उसमें आपको 35 क्वेश्चंस मिलेंगे और जो टाइम होगा वो आपका 40 मिनट्स होगा एंड जो मार्क्स होंगे वो भी आपके 40 होंगे। कुछ क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के भी होंगे। जो मेजर पोर्शन होगा वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का होगा एंड कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स भी आपको मिलेंगे लाइक क्लोज टेस्ट, एरर डिटेक्शन एंड पैराजम्बल्स। तो आपको जैसे कि हमें मेंस में सफिशिएंट टाइम होता है तो हमें क्या करना है, फर्स्ट क्वेश्चन से कभी भी स्टार्ट नहीं करनी है किसी भी सेक्शन में। सबसे पहले आप क्वेश्चंस को रिव्यू कर लीजिए एंड क्वेश्चन स्किप करते देखते जाइए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मिसलेनियस टॉपिक से क्वेश्चन की शुरुआत करनी है। अगर आपको क्लोज टेस्ट मिलता है तो पहले उसे सॉल्व करिए, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं तो उसे सॉल्व करिए, और पैराजम्बल्स अगर मिलते हैं, अगर आपको पढ़ने में आ रहा है कि ईजी है बनता जा रहा है तो उनको सॉल्व करिए। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वो क्या है कि आपको कंसंट्रेशन रखना है वाइल रीडिंग, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था अभी स्टार्टिंग में कि मैंने मिस्टेक कर दी थी एरर डिटेक्शन में, तो प्लीज़ आप ऐसी गलती ना करें। तो इसलिए इंग्लिश के सेक्शन को बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ें कि क्या पूछा जा रहा है और आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। उसके बाद जो RC है उसका मेजर पोर्शन आएगा हमारे पेपर में, तो इन सारे मिसलेनियस टॉपिक करने के बाद आप RC को सॉल्व करिए। RC में भी क्या होता है कि बहुत सारे आपको RC मिलेंगे एंड कुछ क्या होगा कि वोकैब्स वाले क्वेश्चन आएंगे एंड कुछ उसमें ईडियम्स भी आ सकती है। तो वोकैब्स वाले क्वेश्चन को आप पहले सॉल्व कर लीजिएगा और जो और क्वेश्चन है उनको बाद में, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस अप रहेगा कि आपने अच्छा खासा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया है। तो इंग्लिश को आपको ऐसे ही अप्रोच करना है, RC लास्ट में करना है, मिसलेनियस टॉपिक स्टार्टिंग में करने हैं एंड कॉन्सेंट्रेशन के साथ अपने पेपर को। अब हम आ गए अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट पे, वो है मॉक एनालिसिस। हम क्या करते हैं कि मॉक्स देते हैं और उनको छोड़ देते हैं, फिर देखते भी नहीं है कि हमने क्या सही किया क्या गलत किया। सो मॉक एनालिसिस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम अब उसी लेवल पर रहेंगे। जैसे कि आज जो आपका लेवल है, आपने मॉक दिया, मॉक एनालाइज नहीं किया, तो कल जो आपका लेवल होगा वो भी सेम होगा, आपका कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं आपका इम्प्रूवमेंट हो तो मॉक देने के बाद उसको एनालाइज ज़रूर करें। अब देखते हैं मॉक को हमें कैसे एनालाइज करना है। मॉक एनालिसिस में आप 3 चीज़ें देखेंगे कि आपने कौन से क्वेश्चन गलत किए हैं, आपने किन क्वेश्चंस को एक्स्ट्रा टाइम दिया है एंड आपने किन क्वेश्चंस को स्किप किया है एंड आपने कितना टाइम वेस्ट किया है और कितना टाइम यूटिलाइज किया है सही क्वेश्चंस करने में।
जो रॉन्ग क्वेश्चंस आपने किए हैं फिर आप जाके उनका डिटेल सॉल्यूशन देखिए कि उस सॉल्यूशन में क्या दिया है और आपने क्या गलती की, आपने क्यों नहीं समझा उस क्वेश्चन को, एंड एक्स्ट्रा टाइम आपने किस क्वेश्चन को दिया है। एक्स्ट्रा टाइम के लिए भी आप क्या करिए, उनका सॉल्यूशन देखिए और देखिए कि आपने एक्स्ट्रा टाइम क्यों दे दिया। अगर क्वेश्चन 1 मिनट का है तो आपने उसमें 2 मिनट क्यों दे दिए। और अगर आपको उनके सॉल्यूशन से नहीं समझ में आता है तो आप क्या करिए कि टेलीग्राम पे बहुत सारे चैनल्स हैं, आप वहाँ से भी जाके इसको लोगों से शेयर कर सकते हैं और अपना टाइम कम कर सकते हैं। उनके मेथड्स देखिए कि वो कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और आप भी उस अप्रोच को अपनाने की कोशिश करिए। उसके बाद जो क्वेश्चंस आपने स्किप किए, या तो आपको वो क्वेश्चन आते नहीं है या फिर आपको लग रहा है कि उन क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा लगेगा इसलिए आपने स्किप किया है, तो सबसे पहले उन क्वेश्चंस को देखिए वो किस टॉपिक से हैं, अपना वीक एरिया कॉपी में नोट करिए और फिर उसके बाद उसकी मल्टीपल प्रैक्टिस करिए जिससे कि नेक्स्ट टाइम आप उन क्वेश्चंस को स्किप ना करें, सॉल्व कर लें और अपने स्कोर को बढ़ा लें। फिर उसके बाद आप जो मॉक पूरा जो लास्ट में समरी आती है उसमें ये एनालाइज करिए कि आपने कितना टाइम वेस्ट किया है और कितना टाइम आपने यूटिलाइज किया है। जैसे कि आपने पजल सॉल्व की, ठीक है, पजल्स में आपने क्या किया कि आपकी लास्ट में पजल बनी नहीं और आपके 15 to 20 मिनट्स पूरे वेस्ट हो गए। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, तो प्लीज़ मॉक्स को अच्छे से एनालाइज करिए, इसी से आपका स्कोर बूस्ट हो। अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने कौन सी मॉक टेस्ट सीरीज़ को प्रेफर किया था। जो मैंने मॉक टेस्ट सीरीज़ परचेज़ की थी वो है हमारी ओलिव बोर्ड, प्रैक्टिस मॉक एंड अड्डा 247। आपको हमेशा टफ और मतलब सारे लेवल की मॉक टेस्ट सीरीज़ आपके पास होनी चाहिए। तो इसमें जो इजी है वो कौन सा है, अड्डा 247, प्लस उससे जो अप लेवल है जो हमें अच्छा, मुझे काफ़ी अच्छा लेवल लगता है इसका, प्रैक्टिस मॉक का ये है और ये काफ़ी रीजनेबल प्राइस पे भी हमें मिल जाता है। एंड उसके बाद वर्स्ट सिचुएशन से हमें डील करने के लिए जो मॉक टेस्ट सीरीज़ चाहिए वो है ओलिव बोर्ड। मीन टू से आपको 3 मॉक टेस्ट सीरीज़ तो चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि हमें मल्टीपल मॉक्स मिलेंगे और उससे हम प्रैक्टिस कर पाएंगे, क्योंकि मॉक देना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो आप क्या करिए, अड्डा 247 के मॉक्स को प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस मॉक के मॉक्स को प्रैक्टिस करिए, एंड ओलिव बोर्ड का जो लेवल है वो काफ़ी टफ होता है, लेकिन इसमें क्या है कि आपको जो वर्स्ट सिचुएशन हो सकती है ना आपके एग्जाम में कि इतने ज़्यादा टफ क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं, ये हमें उस सिचुएशन के लिए एबल बनाता है। बाकी जो प्रैक्टिस मॉक है उसमें रियल टाइम एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वैसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। एंड अड्डा 247 थोड़ा ईजी भी लेवल हमें चाहिए, इतना ईजी भी नहीं है इसका लेवल, बट फिर भी ठीक है इन दोनों मॉक्स के कंपैरिजन में। तो हमें तीनों टाइप के मार्क्स चाहिए। बाकी अगर ओलिव बोर्ड में कभी ऐसा हो कि आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो प्लीज़ अपना मोरल डाउन मत करें, उस टाइम उसके मार्क्स लगाना बंद कर दें। प्रैक्टिस मॉक इन अड्डा 247 से आप प्रैक्टिस करें। एंड हाँ, मॉक्स में आपको रैंक और आपके मार्क्स पे बिल्कुल नहीं जाना है, आपको बस अपने इम्प्रूवमेंट पे ध्यान देना है कि आपका इम्प्रूवमेंट कैसे होगा, कि उसकी रैंक इतनी आई, मेरी क्यों नहीं आई, मेरा परसेंटाइल इतना है, इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना, बस अपने इम्प्रूवमेंट पे ध्यान दीजिए कि आपका जो वीक सेक्शन है उसको नोट डाउन करिए और उसके बाद उसकी मल्टीपल प्रैक्टिस करिए। आपके अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो यूट्यूब पे, अनअकैडमी पे, कहीं से भी उन टॉपिक के कॉन्सेप्ट क्लियर करिए और अपने वीक एरिया को स्ट्रॉन्ग एरिया में कन्वर्ट करिए। स्टार्टिंग में मुझे भी ऐसे ही होता था, बट प्रैक्टिस कर करके मेरे मॉक्स में मार्क्स अच्छे आने लगे एंड रैंक भी अच्छी आने लगी। बट आपको रैंक पे अभी स्टार्टिंग में बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, बस आपको आपके वीक एरियाज पर ध्यान देना है, उस पर काम करना है और अपना इम्प्रूवमेंट करना है। और हमें कहाँ जाना है, सिलेक्शन की ओर। ये सब काम करेंगे तो आपका सिलेक्शन डैम श्योर है। आइए अब हम देख लेते हैं कि हमें मॉक्स कैसे देने हैं। मीन्स अभी हमारा प्रीलिम्स नहीं हुआ है, मेंस भी है, तो हमें दोनों के मॉक्स को कंबाइन करके कैसे चलना है, कैसे मैनेज करना, आइए देखते हैं। तो देखिए, आपको प्रीलिम्स के 1 मंथ पहले से डेली 1 मॉक देना है। उसके बाद जब प्रीलिम्स के 7 डेज बचते हैं तो डेली 2 या 3 मॉक्स आपको देने हैं। उसके बाद जो मेंस के मॉक्स हैं वो आपको अभी, जैसे अभी आपका प्रीलिम्स नहीं हुआ है ना, तो आपको 2 मॉक्स देने हैं वीक में। उसके बाद जब आपका प्रीलिम्स हो जाएगा तो मेंस के मॉक या तो आपको 3 देने हैं वीक में, और जब 10-15 दिन हो जाएंगे ना, मतलब मीन्स जब 15 to 20 डेज बचेंगे आपके मेंस के एग्ज़ाम को, तो आपको ऑल्टरनेट डेज पे
मेंस के मॉक्स देना स्टार्ट कर दें। देखिए, मॉक देना और फिर उसके बाद उसको एनालाइज करना और अपना इम्प्रूवमेंट लेकर आना, इससे क्या होगा कि आपकी स्पीड बहुत अच्छी होगी, स्कोर बूस्ट होगा और आपको कॉन्फिडेंस आएगा। जो रियल टाइम एग्जाम होगा वो भी आपका बहुत अच्छा जाएगा। तो प्लीज़ मॉक्स की प्रैक्टिस ज़रूर करें। और उसके बाद जो मेंस के मॉक्स अभी आपको देने हैं वो कैसे देने हैं? एक तो मॉक आपको सबमिट करके देना है। मीन्स मैथ्स के टाइम में जब आप मैथ्स पढ़ते हैं उसके टाइम में आप मैथ्स का सेक्शन सॉल्व कर लीजिए, इंग्लिश के टाइम में इंग्लिश का सेक्शन सॉल्व कर लीजिए एंड रीजनिंग के टाइम में आप रीजनिंग का सेक्शन सॉल्व कर लीजिए। करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन जितने आपने पढ़ लिए हैं, अगर उतने बन रहे हैं तो ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है करंट अफेयर्स में मॉक्स में इतना परेशान मत होना। वो कभी कभी बहुत ज़्यादा स्टैटिक के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कुछ पुराने क्वेश्चन आ जाते हैं या फिर कुछ स्टैटिक बैंकिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि अभी के सिनेरियो में एग्जाम में नहीं आ रहे हैं। तो उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप उनको बट एक बार कर लीजिएगा। बाकी मैथ्स के टाइम पे मैथ्स का सेक्शन, इंग्लिश के टाइम पे इंग्लिश का सेक्शन एंड रीजनिंग के टाइम पे रीजनिंग का सेक्शन। इससे क्या होगा कि आपका एक मॉक कंप्लीट हो गया। बाकी एक आपको फुल लेंथ मॉक देना है, वो मैं संडे को देती थी प्रीलिम से पहले, या फिर कोई भी डे आप अपना डिसाइड कर लीजिए और उस दिन एक फुल लेंथ मॉक दीजिए एंड उसको एनालाइज ज़रूर करिए। मैं मेंस की बात कर रही हूँ, प्रीलिम से पहले। बाकी प्रीलिम्स का आपको डेली एक मॉक देना है एंड लास्ट 7 डेज में आपको क्या करना है कि डेली 2 या 3 मॉक देने हैं प्रीलिम्स के। और जो लास्ट के 2-3 दिन बचते हैं ना प्रीलिम्स के, उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। जितने मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं उतने मॉक टेस्ट आप। बाकी मेंस के टाइम में आपको कैसे करना है आफ्टर प्रीलिम्स की 2 मॉक आपने, जब आपको 1 वीक में 3 मॉक्स देने हैं मेंस के, एक आपने फुल लेंथ मॉक दे दिया, बाकी 2 मॉक आप सबमिट करके दे देंगे। जैसे कि मैंने बताया मैथ्स, इंग्लिश एंड सबके टाइम पे जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं वैसा कर लीजिएगा। फिर उसके बाद जब हमारे मेंस को लास्ट 15 डेज बचते हैं तो आपको क्या करना है कि ऑल्टरनेट डेज पे मॉक देने हैं। उसमें आप 2 मॉक सबमिट करके दे दीजिएगा एंड 2 मॉक आप फुल लेंथ दीजिएगा, जैसे कि हम प्रैक्टिस करते हैं। बाकी आपको लास्ट टाइम पे तो करंट अफेयर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है एंड मॉक को एनालाइज करना बिल्कुल ना भूलें। इसी से आपका इम्प्रूवमेंट होगा एंड आपका स्कोर बूस्ट। एंड आपको क्वालिटी पे ध्यान देना है, क्वांटिटी पे नहीं। मीन टू से कि अगर हमने माइंड सेट कर लिया कि हमें 4 to 5 मार्क्स लगाने हैं 2 दिन के अंदर प्रीलिम्स के, बट आप उनका एनालिसिस कर ही नहीं रहे हैं, मीन्स आप क्वांटिटी पे जा रहे हैं। अपना माइंड सेट कर लिया कि हमें 4 to 5 मार्क्स देने और आपने दे दिए बट आपने एनालाइज किया ही नहीं, तो फिर क्या फ़ायदा, आपका इम्प्रूवमेंट ही नहीं होगा। आप जिस लेवल पर अभी थे उस लेवल पर आप कल भी होंगे। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको मौका एनालाइज करते हुए चलना और हमेशा आपको क्वालिटी स्टडी करनी है, क्वांटिटी स्टडी पर फोकस नहीं करना। अभी जैसे मैंने आपको सारी स्ट्रेटजी बताई कैसे आपको किस सेक्शन को अप्रोच करना है, अगर आप अपने मॉक टेस्ट या रियल टाइम एग्जाम में इसी तरीके से सारे सेक्शंस को अप्रोच करते हैं तो आपको ज़रूर अच्छे मार्क्स आएंगे मॉक्स में भी, और रियल टाइम एग्जाम में भी आपका मेंस में सिलेक्शन हो जाएगा। रात में 3 बज रहे हैं और मैं आपके लिए ये वीडियो शूट कर रही हूँ। अगर मैं आपके लिए थोड़ी सी भी मेहनत कर रही हूँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। सच में एक वीडियो बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। पहले जब मैं एस्पिरेंट थी और वीडियो देखती थी तब मुझे इतना नहीं, ये सब नहीं पता था। आज मैं खुद बना रही हूँ तो मुझे रियलाइज़ हो रहा है। सो प्लीज़ 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 लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे बिलो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, या आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो भी मुझे बिलो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन नोटिफिकेशन पर भी प्रेस कर दें जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। मुझसे कनेक्ट होने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल वंडर बैंकिंग, फेसबुक पेज वंडर बैंकिंग एंड जीमेल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। इस वीडियो के PDF की लिंक मैंने बिलो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है।